नमस्कार मित्रों, कुछ एक दास्तानें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में इतिहास में कैसे मूल्यांकन हो, उनकी एवैल्यूएशन कैसे हो, इस बात का कोई भी एक निर्धारित मापदंड नहीं होता। चाहे वो अफवाहें हैं, चाहे इतिहास में दर्ज हैं या इतिहास से बाहर हैं, या इतिहास ने उनको खारिज कर दिया, या इतिहास ने कभी कांपते हाथों में उनके बारे में ज़िक्र किए। ये सारी चीज़ें बड़ी उलझी हुई हैं और उनको एक तरतीब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज जिस विषय को लेकर मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे संबोधित हूँ, वो विषय है कि हमारे देश के अंतिम मुग़ल सम्राट को लेकर अदालतों में अब तक द्वार खटखटाए जा रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। बहादुर शाह ज़फ़र तख़ल्लुस था और शहंशाह के अलावा अपनी जो शाही जो आन बान थी, उसके अलावा उनके साथ एक बाकायदा उर्दू के एक प्रतिष्ठित शायर होने का भी एक ज़िक्र उनके इतिहास के साथ, उनके अतीत के साथ, उनके जो शख्सियत थी उसके साथ बंधा हुआ है। ज़फ़र की शायरी पर बहुत ज़्यादा काफ़ी बहस भी हो चुकी है। कुछ लोगों ने उसे विवादों में घसीटने की कोशिश भी की, लेकिन ये हकीकत है कि जो भी उसकी शायरी में जो बयान हैं, जितने भी उसकी गज़लों को देख लीजिए, एक गज़ल को उठाइए, दूसरी को लीजिए, किसी भी गज़ल को ले लीजिए, हर गज़ल में, हर एक गज़ल में उसकी जो हालात थे आखिरी दिनों के बाकायदा झलकते हैं। और उनसे पता लगता है कि ये भी साबित होता है कि कई बार अदब के या साहित्य के आधार पर भी इतिहास का सही मूल्यांकन और सही पता लगाया जा सकता है। क्या हालत थी उस अंतिम सम्राट की, हमारे देश के अंतिम मुग़ल सम्राट, जिसको 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का हमने महानायक भी माना। इतिहासकारों ने माना कि उसे केंद्र बिंदु के रूप में सभी क्रांतिकारी संगठनों और जितने भी उस वक्त के विद्रोही नरेश थे, सब ने उसको अपना केंद्र बिंदु मानकर उसे एक प्रतीक माना था कि ये एक हमारा देश का एक प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता का, और हम इस प्रतीक के माध्यम से इसके नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम की जो पहला स्वाधीनता संग्राम है, उसके लिए हम जूझेंगे। बहरहाल वो किस्सा पुराना हो गया, आप सबको मालूम है क्या हुआ। लेकिन ज़फ़र की ज़िंदगी जो है हमेशा सदा ऐसे हालात में कटी जिन हालात में उनसे पहले तो क्या, उनके समकालीन भी कह सकते हैं, उनके अतीत के भी किसी शहंशाह की ज़िंदगी इस तरह से नहीं कटी। रहीम के बारे में सुना था, रहीम खान खाना के बारे में, नवरत्नों में थे अकबर के, वो ज़रूर कहते थे कि यारो यारी छोड़ दो अब रहीम वे नाही। लेकिन वो जो यारो यारी छोड़ दो अब रहीम वे नाही, इसमें जो बेचारगी थी, वो बेचारगी चरम सीमा तक बहादुर शाह ज़फ़र के जीवन काल और उनकी जो ज़िंदगी का, जो आप कह सकते हैं ज़िंदगी नामा भी कह सकते हैं, ज़िंदगी नामे के साथ जुड़ी हुई है। अब जो वर्तमान हालात में इनकी चर्चा कैसे हुई, ये बात मैं आपको ज़िक्र कर दूं कि अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उस महान मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की एक वंशज द्वारा दी गई एक पेटिशन, एक याचिका रद्द की है। और उस याचिका में जो वंशज थी, उसने लाल किले पर अपना दावा ठोका था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे परिवार से, हमारे ख़ानदान से गद्दारी की थी, हमारे ख़ानदान को धोखा दिया था और धोखे के साथ उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन ये चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं कि लाल किला बाकायदा मुग़लिया सल्तनत की जायदाद में शामिल था और उस जायदाद को इस तरह से हड़प कर लेना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी ज़्यादती थी, जो उन्होंने इतिहास के पन्नों में दर्ज भी की। इस बात का जिक्र भी होता है। और उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। अब वो ये दावा 150 साल के बाद ये दावा वो करने के लिए बेचारी पहुंची कि ये लाल किला तो हमारी सल्तनत है, इसे हमें दिया जाना चाहिए। बहरहाल अदालत में ऐसे मामले साबित करना, सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है और हालात की पेचीदगियां जो हैं वो इतनी हो चुकी होती हैं, परिस्थिति जन्य एक इतिहास नया रचा जा चुका होता है। उस इतिहास में आप कैसे इन चीज़ों को दर्ज करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। और ये आपको मालूम है कि ज़फ़र की जो आखिरी दिन थे वो कहाँ बीते, रंगून में, म्यांमार
जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ जेल में उनके आखिरी दिन बीते। और शायद उन्हीं दिनों के बारे में उन्होंने ये गज़ल कही थी, या उससे पहले ये बात कर चुके थे। इस बात का कोई ऐतिहासिक कोई प्रमाण दस्तावेज़ आज के वक्त में तलाश करना नामुमकिन है कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। और कितना इसका आखिरी जो मक्ता है वो भी बड़ा अद्भुत है, बड़ा हिलाने वाला है कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। ज़ाहिर है कि ज़फ़र का सबसे बड़ा गिला यही था कि जहाँ उसके पूर्वज दफन हैं शाही कब्रगाहों में, वहाँ भी उसको 2 गज़ ज़मीन भी उसके लिए नहीं छोड़ी गई और उसे वतन से बिल्कुल जला वतन कर दिया गया, उसे यहाँ से दूर कर दिया गया, अपनी देश से, अपनी मिट्टी से, अपनी मातृभूमि से, अपनी जायदाद से वंचित कर दिया गया और उसे म्यांमार की जेल में एक आम बदनसीब कैदी की तरह रखा गया और वहीं पर ही उसके आखिरी दिन बीते और वहीं पर उसने आखिरी सांस ली। अब जो ये मुकदमा था मित्रों, ये मुकदमा इनकी एक बाकायदा 6ठी या 7वीं पीढ़ी में वंशज जो थी उसने ये मुकदमा किया था। और ये मुकदमा जो है ये स्वीकार नहीं किया गया। सुल्ताना बेगम इसका नाम था और इसने ये मुकदमा किया और मुकदमे की सुनवाई के बाद जज ने भी पूछा कि आपके ख़ानदान को 150 साल लग गए इस बात को साबित करने में कि ये चीज़ें आपकी जायदाद हैं, और 150 साल तक आपका सारा का सारा ख़ानदान कहाँ रहा। तो ये किसी भी कानूनी दस्तावेज़ के अभाव में ये याचिका रद्द हो गई, लेकिन बड़े सवाल छोड़ गई, बहुत सारे सवाल। मित्रों, थोड़ा सा बहादुर शाह ज़फ़र के जो बाकी जो वंशज जो होने का दावा जिन लोगों का है उनकी बात भी कर लें। उनकी एक 6ठी पीढ़ी की एक शख्स हैं ज़ियाउद्दीन, तो उनको भी एक पेंशन मिलती है। और पेंशन कितनी है आप ख़ुद हैरान होंगे कि 400 रुपया की पेंशन है। और ये पेंशन भारत में मिलने वाली किसी विधवा की पेंशन से भी ज़्यादा है, बहुत कम है। उससे ये विधवा की पेंशन जो है इससे कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन उसको जो पेंशन मिलती है वो सिर्फ 400 रुपये मिलती है। उसकी एक बहन है, वो भी शाही ख़ानदान से होने का दावा करती है, 6ठे वंशजों में ही। उसको जो है एक कमरे में नवी मुंबई के एक कमरे के फ्लैट में अपनी ज़िंदगी बसर करना पड़ रही है। और इन हालात में मित्रों, जिन हालात में सारे ये वंशज जो हैं गुज़र रहे हैं, ये किसी का भी मन पसीजेगा कि ये आखिर क्या है। कि इसमें 2 सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये है कि क्या हम अपने देश के जो आखिरी निशानियां थी, जो सल्तनत की या शाही ख़ानदान की, क्या उनसे हम उचित व्यवहार कर सकते थे। दूसरा ये भी है कि क्या उन लोगों ने, 6ठी पीढ़ी अब आ गई है, 6ठी पीढ़ी आने तक उन लोगों ने क्या उस तरह से एक रहमदिल शहनशाह की औलादें होने का जो फ़र्ज़ है वो निभाया। बहुत सारी बातें, इनकी देन क्या है इतिहास में के पन्नों में क्या दर्ज करें इनके बारे में, ये भी बड़ा मुश्किल है। बहरहाल दावा है कि 6ठी पीढ़ी जो है उसके जो बच्चे हैं वो भी स्कूलों में पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि किसी के पास भी पढ़ाई के लिए भी पैसा नहीं है। और आखिरी दिनों में आप जानते हैं कि स्वयं बहादुर शाह ज़फ़र की सल्तनत सिर्फ लाल किले की 4 दीवारी तक कैद हो गई थी। ब्रिटिश हुकूमत ने तब ये कर दिया था कि यहाँ से दिल्ली की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं से भी जो राजस्व प्राप्त होगा वो ब्रिटिश सरकार हासिल करेगी, और बहादुर शाह ज़फ़र का हुक्म सिर्फ लाल किले की 4 दीवारी तक सीमित रहेगा। और मित्रों, बहुत कुछ समय पहले हम लोग लाल किले के आखिरी मुशायरे का भी जिक्र कर चुके हैं, और उसमें भी आपको पता है कि वो वक्त कौन सा था। उस वक्त गालिब तो थे ही, ज़ौक़ भी थे, और मीर अपने ठिकाने पर थे। मीर उस सल्तनत के उनके सल्तनत के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं था, शाही दरबार के साथ, लेकिन ये वही काल है जबकि ज़ौक़ भी थे, गालिब भी थे, और बहुत नामी जो शायर हैं अपने वक्त के, वो सारे के सारे उसी मुशायरे में शामिल हुए थे।
और मुशायरे में जब ख़त्म हुआ मुशायरा तो आप सबको मालूम है कि उस वक्त ज़फ़र ने बाकायदा इस बात का माफ़ीनामे का इज़हार किया था कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी अपने उसी अंदाज़, उसी अपनी शाहाना अंदाज़ उसको कायम रखते हुए उन्होंने अपनी गले से एक मोतियों की माला निकाली और उसके जो मोती थे उनको एक एक करके सभी शायरों की नजराने के तौर पे उनको पेश किया कि मेरे पास सिवाय इसके और कोई चीज़ नहीं है जो मैं आपकी नज़र कर सकूं, इसे कबूल कीजिएगा। तो एक इतिहास का एक अजब पन्ना है बहादुर शाह ज़फ़र और उनके वंशजों का और उसकी परंपराओं का। विंस्टन चर्चिल कहा करते थे कि इतिहास बड़ा बेरहम होता है और इतिहास सिर्फ उन्हीं पर दया करता है जो या तो इतिहास को रचते हैं या उसका हिस्सा बनते हैं। तो मित्रों, ये एक दास्तान है जो इन दिनों में चर्चा में रही है, तो उसी बहाने से हमने पूरी की पूरी एक परंपरा का जिक्र कर लिया। शुक्रिया, धन्यवाद।